तो आगे स्वावलंबिता एवं विस्तार एक हाँ जी। इसमें वो कोई भी हो सकता है, पर अमात्य बनने के बाद वो क्षेत्रीय हो जाता है। उस समय उनको क्षेत्रीय धर्म पालन करना पड़ेगा। अपने ब्राह्मण कर्म जो पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना वो छोड़ देगा। राज्य की रक्षा, राज्य की व्यवस्था ये अपनाएगा। समझ में आया ना? मोटा मोटी समाज में वो ब्राह्मण भी कहा जा सकता है, भूतपूर्व गति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, गांव में एक बार जो प्रधान बन गया वो जीवन भर प्रधान रहता है, उसको प्रधान ही कहते हैं। उस प्रकार उसको समाज में मोटा मोटी ब्राह्मण कह देते हैं, पर वास्तव में उस समय वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। तो स्वावलंबिता और विस्तार, एक तो जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं वो स्वावलंबी बने, क्योंकि जैसे परावलंबी हम बनते हैं वहीं से शत्रु को प्रवेश करने का अवसर मिलता है, वहीं से हमें नष्ट करने का उसको अवसर मिलता है। इससे वो अवसर कम से कम देवे और जहाँ देते हैं पूरा नजर रखे आवश्यक है। स्वावलंबी होने के लिए एक आवश्यक ये है कि हमारी यहाँ जो चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ मूंग का दाल तो उत्पन्न होता है, राजमा उत्पन्न नहीं होता है, तो राजमा खाने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ लौकी, कद्दू ये वगैरह सब उपलब्ध होते हैं। हो सकता है परवल उपलब्ध ना हो या कोई और ऐसी सब्जी उपलब्ध ना हो। आजकल तो हमें हर जगह हर चीज़ मिलता है, हर ऋतु में मिलता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना कीजिए, पहले भी जो राजा महाराजा भी होते थे, आज जैसे इस प्रकार हर समय काजू किशमिश खा सकते थे, या केवल राजा महाराजा ही खा सकते होंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकते। काजू किशमिश तो ऐसी बातें जो शायद साल भर टिके हैं लेकिन बाकी अन्य पदार्थ तो जिस सीजन में और जिस स्थानिक वही ज़्यादा होता है। उसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं, इस गड़बड़ी के कारण पूरे उत्तर भारत जो मैं देखा हूँ वो बोलता हूँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ साल में 2 फसल होते हैं या एक ही फसल होता है। जहाँ एक फसल होता है वो है गन्ना, पूरा गन्ना ही गन्ना भरा रहेगा। जहाँ 2 फसल होते हैं, एक है धान और एक गेहूँ। धान बोया, चौमासा आने से पहले काटा, जोता, गेहूँ बोया, गेहूँ काटा, एक आध महीना बीच में गैप रहता है, तो कई बार कुछ लोग उसमें ज्वार ले लेते हैं पशु की चारा के रूप में, और फिर धान। अब देखिए क्या मूर्खता है, जिस खेत में दलहन नहीं होगा वहाँ क्या बैलेंस बनेगा? कुछ थोड़ा सा आप जानते होंगे, अनाज और दलहन, अनाज जो है वो नाइट्रेट को लेता है, दलहन नाइट्रेट फिक्स करता है। क्योंकि कृषि एक मेरा मुख्य विषय रहा है, मैं किसानों को प्रशिक्षण भी देता हूँ नेचुरल फार्मिंग का। मैं देखता हूँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और सरकार अब बाहर से दाल लाना चाहता है। अब एक बार किसी से बहुत लंबी चर्चा हो, कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बना हुआ है ये, वहाँ से लाने का मतलब हम वहाँ कुछ दे भी रहे, उसे ले भी रहे, इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। पर मैं कहता हूँ हमारे खेतों की स्थिति क्या होगी? ये ठीक है हम उनको चावल दिया, उनसे दाल दिया, खास अंतर नहीं है। एक तो चावल दाल दोनों यहाँ बनाया, चावल ज़्यादा बनाया उसको दे दिया, दाल उनसे हमने ले लिया, बहुत अंतर वाली बात नहीं है, पर खेत के लिए बहुत नुकसान है। ये तो वास्तव में भारत में हमेशा ही यही रहा होता था। ये तो किसान जब से जाति धर्म भूल गया है, हाँ, उस समय से सब नहीं, वो भूल गया की जगह में थोड़ा सा इसको सुधारना चाहता हूँ। जब से हम इनको यूरिया पेस्टिसाइड देके भुलवा दिया, जाति धर्म भूल कर बहुत पैसा उसका भी धर्म बन गया है। नहीं, यानी उसको भूल गया की जगह उसको भुलवा दिया जबरदस्ती। काम व्यक्ति की कमी नहीं है, यानी उनको जबरदस्ती उसकी ये आदत पकड़ा दी, यूरिया वगैरह ये सारे। अब ये विषय नहीं है, नहीं तो एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। कृषि के संबंध में और मेडिसिन के संबंध में हर क्षेत्र के विषय में बहुत भयंकर यानी उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं। कि भारत में
कम से कम 13,000 वर्षों का ये मिलता है जी इतिहास मिलता है अन्न उत्पादन का जी रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि उसका कार्बन डेटिंग के आधार पर वो मिला है वो लगभग 13,000 वर्ष तक पुराना जाता है। इतने वर्षों से जो भूमि उर्वरा रही उसको हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ दिया, पूरी तरह बिगाड़ दिया। तो स्वावलंबिता जो है, अपने वहाँ हम जितने लोग रह रहे हैं उनके लिए आवश्यक सब वस्तु वहाँ उत्पन्न हो, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, बाहर से ना आवे। हम वहाँ उत्पादन उस प्रकार करें कि अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो, हम बढ़िया चीज़ खावे, और जो अपने जो सबसे घटिया चीज़ है वो हम बाहर दें। ये मूर्खता में करनी नहीं है कि टॉप क्लास फल जो है वो पैक होके खेत से सीधा पैक होके एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिनको देखने का हमें अवसर मिलता नहीं है। चीकू इतने इतने मोटे मोटे चीकू जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, वो सीधा एक्सपोर्ट होते हैं। हाइब्रिड है, पर अनार भी है इतने मोटे मोटे, हाइब्रिड नहीं है, देसी है, पर वो गोबर की खाद से मैंने देखा है कुछ महाराष्ट्र में सतारा में एक दो किसान है जो ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक करते हैं, और आधा पौन किलो से कम कोई अनार नहीं, और वो भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ उसका वैल्यू नहीं है। तो वो काम हमें नहीं करना है। अच्छे वस्तुओं का उपयोग हम स्वयं करें, जो हमारे पास कचरा बचा है वो बेचने का प्रयास करें, जैसे ये कर रहे हैं। इनकी नीति वही है, जो अपने काम का नहीं है, आउटडेटेड है, वो टेक्नोलॉजी वो वस्तु हमें देते हैं, और हम अपने से बढ़िया वस्तु उनको देते हैं। ये वृत्ति हमारी उल्टा हो जाए, हम ठीक से रहें, हम मेहनत कर रहे हैं तो हम खाएंगे, जो हमारे काम का नहीं है यदि उनके उपयोग का है तो हम उनको देवे, नहीं तो उपयोग दिखा के देवे जैसे वो दिखा के दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम स्वावलंबी बने, और फिर विस्तार हमें करना है अनेक प्रकार से। ये जो एक प्रकार से व्यापार हुआ ना, हमारे पास जो एक्सेस है उसको दिया, हमारे पास पैसे आए, एक प्रकार से व्यापार है, इससे हम अपनी एरिया बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, वर्तमान समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे विचार से सहमत है, क्योंकि हम सही है, हम गलत है तो बहकाना पड़ेगा, हम बहका नहीं रहे हैं, हम जैसे हैं वही बोल रहे हैं, हम सत्य भी बोल रहे हैं, लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं। आकर्षित कर रहे हैं तो लोग हमारे समाज के अंदर भी आ सकते हैं, यानी हमारा आकार बढ़ेगा, या फिर बाहर रहते हुए इसका सपोर्ट करेंगे। ये सतत इसकी स्ट्रैटेजी जो नायक है समाज का, जो जिसको हम लीडर कहे, राजा कहे, नायक कहे, उनको ये करना पड़ेगा। इसके लिए आगे कई स्ट्रैटेजीज है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। सबसे पहली बात यह है कि अपने विचार जगह जगह पहुंचाए, जिसकी हम बाद में अनौपचारिक रूप से चर्चा भी की थी 1-2 दिन। जिसको ये विचार समझ में आया वो हमारा सपोर्ट करना शुरू करेगा, और निश्चित रूप से समाज में आप यदि देखेंगे, जैसे कई बार कहा जाता है कि घोर कलयुग है, लोग बिल्कुल ईमान छोड़ दिया और सब खराब हो गए, फलाना, ये सारी बातें गलत है, मैं इनको स्वीकार नहीं करता हूँ। समाज की ढांचा हर समय ऐसा होता है कि 100 में से 4-5 बहुत अच्छे होंगे, उनको आप जितना भी बिगाड़ने का प्रयास करो बिगड़ेंगे नहीं। वो अपने व्यक्तित्व को जो कहते हैं ना, चाहे प्रलय आवे, चाहे कुछ होवे, आकाश टूट पड़े, वो बदलता नहीं है अपना स्वभाव। जन्मजात, हाँ जन्मजात सज्जन, हाँ बिल्कुल, जन्मजात वो योगी है या इस प्रकार की। और कुछ वो होते हैं जिनको आप कितना भी प्रयास करो वो सुधरेगा नहीं, वो तो राक्षस ही बना रहेगा, उनको सुधारना बेकार है। 3-4 वो भी होते हैं, बाकी जो 95-90% जो लोग हैं वो सामान्य होते हैं, जो जैसा मोड़ दिया वो उस तरफ हो जाएंगे। आज क्या, क्योंकि वो जो दुष्टि है उनका प्रभाव है, तो बाकी लोग उस तरफ है। आप यदि अच्छे लोग कुछ इकट्ठे हो, अपना प्रभाव दिखाओ, एक झटके में सारे रामराज्य बन जाएंगे, बहुत देर नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि वो 90% लोगों के विषय में हमें चिंता करने की बात नहीं है, वो अपने आप एक झटके में सुधर जाएंगे, बल्कि उनमें प्रवृत्ति अच्छा बनने की ज़्यादा होगी।
मैं देखता हूँ व्यापारियों में, जब कभी छापा पड़ता है, जो 2-4 जो गंदा वो धंधा शुरू कर रहे थे, उसको ज़्यादा चला रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो बाकी सब व्यापारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके कारण हमारी धंधा बिगड़ गई थी, हमें भी गंदा काम करना पड़ रहा था, अब ठीक हो गया। वो जो 1-2 ही होते हैं, उनको संभालना है। कई बार अपने विधर्मियों के विषय में भी मन में आक्रोश आता है, सबको करो खत्म, ऐसा नहीं, बहुत गलत है बात। हर जगह 2-3 होते हैं, उनको देख लेना, बाकी सब एकदम ठीक हो जाएंगे एक झटके में। सब प्रकार की ये जितने भी, तो राजा का कर्तव्य है नीतियों को अपनाते हुए आम जनता को अपने तरफ पहले अपना प्रभाव दिखाओ। एक अपना समाज बना, वो उन्नत हो रहा है, जहां उन्नति है अपने आप को प्रभावित करेगा, उसको कई बार दिखाना भी पड़ता है, झूठ मत दिखाओ, दिखाना तो पड़ता है। तो इस प्रकार प्रभाव डालते हुए अपना एरिया बढ़ा लो। पर एरिया बढ़ाते समय ध्यान ये रखना है कि एक सेंटर जो बना है उसका विस्तार एक जनपद से ज़्यादा ना हो। हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी की ही चिंता करनी है। दूसरी जगह दूसरा बने वो बिल्कुल स्वतंत्र, जैसे मैंने जनपदीय शासन प्रणाली की बात कही है। और हर सेंटर का जो लीडर है वो आपस में व्यवस्था बनावे, आपसी व्यवहारों की बातों को लेकर वो व्यवस्था बनावे, वो करे, अपने अपने जुरिस्डिक्शन बिल्कुल बनाकर रखें। ये प्रक्रिया हम अपनाएंगे। हर व्यक्ति का अपने छोटी जगह पर दृष्टि रखना पड़ता है, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली काम करेगा। आज देखेंगे हर संगठन का, आरएसएस का हर गांव में व्यक्ति मिलेंगे, वामसेफ का भी हर गांव में व्यक्ति मिलेंगे। अलग अलग जितने संगठन है, गायत्री परिवार का भी करीब हर तहसील या हर छोटे यानी उसमें वहां तक उनके व्यक्ति मिलेंगे। सब पूरे देश में सब संगठन फैले हुए हैं, पर कॉन्सेंट्रेटेडली एक जगह ये सारा यही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी बहुत आवश्यकता है। हम जब डिसेंट्रलाइज करेंगे, वहाँ का लीडर के लिए जगह छोटा हो गया, वो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह व्यापक रूप से काम करेगा, उस जगह को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। और ज़्यादा व्यक्तियों को लीडरशिप करने का अवसर मिलेगा। एक महत्वाकांक्षा की यदि देश में एक है तो उसके लिए खूब खींचतानी होगी। इस प्रकार ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा उन्नति करने का। एक कॉन्सेंट्रेट काम भी होगा और अवसर भी ज़्यादा लोगों को मिलेगा। एक दूसरे के अधीन होने की भावना कम होगी और आपस में क्योंकि एक व्यवस्था बनाकर रखेंगे, इस कारण से दृढ़ भी रहेंगे। तो ये है अपनी स्वावलंबिता एवं विस्तार। अब है जो आपने विषय उठाया, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अपनी व्यवस्था के अंदर छिद्रों की रक्षा। आप जितने भी सावधान रहेंगे, जितने भी परीक्षण करके व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेंगे, उसके बाद भी उनके अंदर कभी ना कभी कुछ कमी आएगी और वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने का कारण बन सकते हैं। इन पर हमें ध्यान देना होगा। नहीं, विस्तार भी कर रहे हैं ना साथ में। स्वावलंबी हम है का मतलब वहां से हम कुछ ले नहीं रहे हैं, पर उनको कुछ दे रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति कुछ वहां दे जिसका अच्छा कीमत वापस ले ले, वो तो रहना चाहिए। बाहर से ना ले, इतना ही है। इंपोर्ट भी काट रहे हैं हम, एक्सपोर्ट को नहीं काट रहे हैं। नहीं, देखिए, हम जैसे एक सोसाइटी है, हमारे समान एक और सोसाइटी है, वहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे। पर जो बाकी समाज है, जो वर्तमान सिस्टम है,
उसके साथ हम ये व्यवहार ज़्यादा ना करें इंपोर्ट करने का। मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा, पर प्रवृत्तियों की वर्तमान समाज से, विशेषकर कॉर्पोरेट सेक्टर से हम इंपोर्ट कम से कम करें, फिर वहाँ कोई समस्या नहीं है। नहीं, वो अपने आप रुक जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हम खुद बिगड़ जाएंगे तो हम एक तो गलत चीज़ वहाँ देंगे नहीं, अपने विचार के अनुकूल चीज़ देंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हम उस प्रकार नहीं करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करेंगे, ना ही अपने अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ेंगे, फिर हमारे अंदर वो बिगाड़ नहीं आएगा। और दूसरा, उस समाज को इसके अंदर ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं कि उसको वही रखे उनको लूटे, वो नहीं है। वो यहाँ इस समाज की एक हिस्सा बने, वो प्रयास हमारा लगातार चलेगा। इस कारण इसमें तेज किसका अधिक है जी, जिसका तेज अधिक है जी, वो दूसरे को प्रभावित करेगा, और वो अनिवार्य है। सीधा प्रश्न ये है, तो हमारा तेज कितना है इसके ऊपर ये निर्भर रहेगा कि वो प्रभावित होगा या उससे हम प्रभावित होंगे। समझ में आए? हमें गति से काम करना है, और अनेक ऐसी स्ट्रैटेजीज व्यापार संबंधी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में से तो यही कहा जाता है ना, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। ये तो अपनाना होगा ये सिद्धांत, पर उसमें अपनी जो है ना इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह जो बातें हैं वो बिगाड़ना नहीं है। और किसी का शोषण करने की बात नहीं है, पर अपने शोषण को रोकना भी है ना। हम तो बहुत शोषित हो चुके हैं, ये सारे हमारे पास जैसे कुछ व्यापार के कारण ज़्यादा पैसे आए तो नेचुरल रिसोर्स जो है उन पर अपना अधिकार, जिससे कि उनके दूषित होने से हम बचा रहे। ये धरती माता में नेचुरल रिसोर्स का आधार धरती मैया है, वो उनके पास है का मतलब एक्सप्लॉइट हो रही है, हमारे पास है का मतलब हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। यदि हम इसका एक्सप्लॉइट करेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर हमें इससे, मैंने शुरू में कहा, इंद्रिय जैसे हमने बात शुरू की, हमें इसका एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसकी रक्षा करनी है। और मैं जो कह रहा हूँ केवल संकेत कर, दिशा बता के छोड़ रहा हूँ। डीपली बहुत सी बातें हैं जो आप भी समझ रहे हैं, इसमें बहुत से प्रश्नोत्तर हैं और उनकी यहाँ बनाने की आवश्यकता है। रोड मैप तो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को करना पड़ेगा। तो अपनी व्यवस्था के अंदर छिद्रों की रक्षा है, इसके लिए नायक के ये आवश्यक है कि वो सतत सभी के ऊपर नज़र बनाकर रखें। अपने अंदर जितने लोग हैं उनकी प्रवृत्तियों पर नज़र बना के रखें, और प्रवृत्ति को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है यह समझने की क्षमता उसमें होना चाहिए। उसके लिए कई उपाय है। आचार्य चाणक्य ने एक उपाय जो बताया था वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 2 गुप्तचरों को ऐसी जगह भेजो जहाँ भीड़ भड़का का इलाका है, जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं। वहाँ एक जो है ना राजा की निंदा करे, बोले कि तो बहुत बेकार राजा है, इतना टैक्स देता है और कुछ करता धरता है ही नहीं। तो कुछ लोग हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे भाई, तुम बहुत सही बात है, ये इतना टैक्स देना पड़ता है, मेहनत करते हम और टैक्स वो खा जाता है फलाना। थोड़ी देर दूसरा वाला देखता रहे, देखे कौन सपोर्ट कर रहे, कौन चुप बैठा है, कौन विरोध कर रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर वो अपना बोलना शुरू करे, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये टैक्स की व्यवस्था राजा ने नहीं बनाया थे, ऋषियों ने बनाया है। राजा ने नहीं बनाया ना, कर देने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाया है, क्योंकि यदि राजा ना हो तो क्या होगा? बड़े मछली छोटी मछली को खा जाती है। वहाँ अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की दंड बताया है। एक तो वृद्ध दंड, जितनी गलती की उससे कम दंड देना या दंड नहीं देना, और एक तीव्र दंड, जितनी गलती की उससे ज़्यादा दंड देना, बिना मतलब की दंड देना, और एक यथार्थ दंड, जैसे गलती है वैसे ही दंड। इन तीनों के गुणदोष बताए। जो वृद्ध दंड है, जिसमें दंड कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो वहाँ दंड का भय खत्म हो जाता है, तो बड़ा मछली छोटे मछली को खा जाता है। जब तीव्र दंड है
तो प्रजा उद्विग्न हो जाएगा, राजा को उखाड़ के फेंक देगा। इसे यथार्थ दंड का प्रयोग करना चाहिए और ये विनीत राजा ही कर सकता है, हर राजा की बस की नहीं। तो उनको ये समझाना है कि यदि दंडधर ना है तो बिना दंड के बड़े जो सामर्थ्यवान है वो कमजोर को खा जाएगा, समाज में सब शांति से नहीं रह सकते। इससे सारे लोग सबसे पहले राजा के पास जाके निवेदन किया था कि हम इतना तुम्हें कर देंगे, हमारी तुम रक्षा करो। हमने खुद ने ही निवेदन किया था राजा के सामने। इसी प्रसंग में कहा है कि जो वुंच वृत्ति का मतलब फसल काटने के बाद जो दाने नीचे गिरते हैं उनको इकट्ठा करके जो जीविका निभाते हैं, ऐसे अत्यंत अपरिग्रही जो विद्वान व्यक्ति होते थे एक समय, वो व्यक्ति भी अपने उंच के द्वारा यानी नीचे भीनकर इकट्ठा किए हुए धान्य में से भी छठा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में समर्पण करते थे। हमें तो करना ही चाहिए। इस प्रकार वो औरों की बुद्धि ठीक करते। इसके बाद देखिए कौन उस बात को मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं नोट कर लो कौन कौन है, उनको बाद में बुला के समझा देना, उनको बाद में ठीक कर देना। एक मोटा सा उपाय, क्योंकि शास्त्र में लिखा। दूसरी एक बात है, मैं जब अर्थशास्त्र अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था, मनु को भी पढ़ा रहा था, इसका भी वही प्रश्न था कि अच्छा जी ये सब पढ़ते हैं, इनको पता है कि ऐसा होता है, सब पढ़ते हैं ना। पहले समय सब शास्त्र पढ़ते थे, अर्थशास्त्र भी सब पढ़ते थे, सबको पता है कि ऐसा परीक्षण होता है, तो विरोध क्यों करेगा। तो उत्तर ये है कि पढ़ने मात्र से व्यक्ति विद्वान होता तो आज तक दुनिया में अविद्वान कोई रहता नहीं। पढ़ते थे पर सावधान कोई नहीं रहता, कोई ही कहते रहता है, इतना जागरूक। कर का एक व्यावहारिक पक्ष भी जी 16% देना है सरकार को। अब आज के जो कानून है उसके हिसाब से यहाँ बैठे हुए में से भी कई लोग ऐसे हैं जिसको देना ही नहीं, जिनको कर भरना ही नहीं है, तो उनका कर्तव्य क्या बनता है। तो वास्तव उस टैक्स की इससे सीमा से कम है जी, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि अपनी आय का 10 से 16% यह समाज के लिए व्यय करें। हाँ, समाज के लिए जरूर व्यय करें, वो तो है, बल्कि सरकार को टैक्स देना तो एक हिस्सा है। ब्रह्मचारी को भी प्रतिदिन भिक्षा देने का हर गृहस्थ के लिए विधान है, वो इससे अतिरिक्त है, उसके अंतर्गत नहीं है। आज सरकार आपसे जबरदस्ती एजुकेशन टैक्स काट देता है, वास्तव में समाज में अपने आप ये होता था। हाँ, यदि सरकार को आप टैक्स नहीं देते वो बात ठीक है, पर जिसको आप सरकार मानते हैं, जिसको आप अपना समाज मानते हैं, उसके हित के लिए उतना तो आपको व्यय करना ही चाहिए, नहीं तो वो चोर माना जाएगा। कहीं तो वो टैक्स देना ही है, इसको ना दे तो किसी और को, ये तो ठीक है। एक तो इस प्रकार यानी एक उपाय की दिशा है, अपने समाज के अंदर जो कोई गलत सोच रहा है उसको पहचानो, उसको जो जैसा समझता है, और इसमें साम दान भेद और दंड। सबसे पहले साम, उसको प्रेम से समझाओ कि भाई तुम जो सोच रहे हो गलत है, ऐसा मत करो। इतने से बात नहीं बनी तो दान यानी चलो भैया ये ले लो और चुप रहो, तुम समझते हो कि मुझे नुकसान हो गया, ये ले लो चुप रहो। इसके बाद भी नहीं मानता है तो भेद, वो जो उसका सामर्थ्य है जिस कारण से उछल रहा है उस सामर्थ्य को उससे काट दो। भेद का मतलब व्यक्ति को उसके सामर्थ्य, वो व्यक्ति भी हो सकता है, साधन भी हो सकते हैं, उससे अलग कर दो, जिससे कि वो उछलेगा नहीं फिर। और वो भी ना हो तो दंड, और दंड की कैसे आंतरिक व्यवस्था हो। शारीरिक दंड तो हम दे नहीं सकते, तो आर्थिक दंड तो हम दे सकते हैं, उसकी कई तरीके के रास्ते हो सकते हैं, हमें ढूंढना होगा। तो इनको अपनाते हुए उनको सीधा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जैसे एक नए समाज बनाकर एक नई दिशा में काम शुरू करते, कोई भी हम काम शुरू करते हैं उससे किसी न किसी को नुकसान होगा, जिसको नुकसान होगा वो आपका विरोध करेगा। और हम यदि ये सोचे कि हम तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं करेगा, जो आइडियलिस्टिक बात है ना, वो हम सोचेंगे तो हम पूरी तरह पिटेंगे। हमें ये पूरा यानी जो हमारे नेता है, नायक है,
उसको पूरा ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी इस पहल का परिणाम प्रभाव कहाँ कैसे पड़ेगा। सावधानी से देखे कि मेरे स्टेप का प्रभाव किस पर कैसे पड़ेगा, ये इसको समझना चाहिए। कोई भी उन्होंने व्यापार शुरू किया, मान लो अपने यहाँ आम का बाग बनाया, आम ज़्यादा हो गए, व्यापार करना शुरू किया। उसने शुरू किया का मतलब किसी और का व्यापार कम हो गया जो पहले सप्लाई कर रहा था, उसको नुकसान होगा तो वो जरूर हमें बिगाड़ने की कोशिश करता है। इतने ध्यान तो नायक का जाना चाहिए। आप सीधा उसको नुकसान नहीं कर रहे, पर आपकी क्रिया के द्वारा किसी को नुकसान हो रहा है। तो किसी को नुकसान हो रहा है तो आपका ध्यान देना चाहिए। पहले तो प्रवृत्ति यह हो कि कोई व्यवस्था बिगड़े नहीं, डिस्टर्ब ना करे, कम से कम डिस्टर्बेंस से अपने काम चलावे। पर फिर भी ये संभव नहीं है, कोई भी एक्शन होगा तो उसका प्रभाव व्यवस्था में कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। और देखना अपने तरफ से कोई अन्याय नहीं हो रहा हो, कोई गलत कदम नहीं उठा रहा हो, सब सावधानियों को यानी देखने के बाद जब मजबूरन किसी न किसी को तो नुकसान होगा, वो ध्यान तो जाना चाहिए। उसके बाद असेसमेंट भी होना चाहिए कि वो हमें क्या कर सकता है। इसके लिए अपने व्यक्ति, जिसको गुप्तचर पहले कहते थे, अभी गुप्तचर के संबंध में इतना तो है कि शायद कानून में उसमें कुछ सीमाएं हैं। आप गुप्तचर अपना किसी पर जासूसी शायद नहीं कर सकते या कर भी सकते। डिटेक्टिव्स होते हैं, कोई केस हो, प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो पूरा आपको केस जांच के वो अपना बता देते हैं। उसके कानून मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर कुछ सीमा में आप गुप्तचर रख सकते भी हैं। वो सीमाओं को देखते हुए उसी प्रकार आपको जो जिसको आपसे नुकसान हो रहा है उनको असेस करना पड़ेगा, उस पर नज़र रखना पड़ेगा वो क्या कर सकता है। और मान लो वो शक्तिशाली है, आपके विरुद्ध कुछ उन्होंने कदम उठाना शुरू किया है, अपनी रक्षा तो आपको करना पड़ेगा। ये कोई कानून कहता नहीं कहता, पर एक नेचुरल लॉ है। व्यक्ति को स्वयं की रक्षा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तो शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि अपने परिवार की रक्षा में भी आप किसी की हत्या करते हैं तो दोष नहीं है। तो अपनी रक्षा आपको करना है। उसके लिए जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है आपके कारण, उसको नुकसान तो हो सकता है। नुकसान उसको करना आपका मकसद नहीं है, पर हो सकता है। अच्छे व्यक्ति को आपसे नुकसान ना हो, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छे व्यक्तियों को तो हमें जोड़ के चलना, उनका विरोध नहीं सामना करना है। पर गलत व्यक्ति का तो आपको किसी न किसी लेवल पे सामना करना पड़ सकता है। वहाँ आपका काम है सबसे पहले उनको दूसरी रास्ता दिखाओ कि भैया ऐसा है, आपका विरोध करना हमारा मतलब नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है कि आपका विरोध हम करें। हम ये अच्छा करना चाह रहे थे, तुम ये गलत काम कर रहे, तो विरोध अपने आप हो रहा है। ऐसा करो, तुम ये काम छोड़ दो, ये करो। वो गलत काम कर रहा था, उसका विकल्प हम देवे कि ऐसा करो। यदि वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारा एक हिस्सा बनेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। कुछ हिस्से तक तो हम उनको उनकी भरपाई भी कर सकते हैं। यदि हमारे नीति के अनुकूल बैठा तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें इतना नुकसान हुआ है तो हम इतना तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, इतना कुछ करेंगे, झगड़ा मत करो, शांति का प्रयास करें। ये नहीं हुआ तो आगे है भेद नीति अपनाना है, उसके बल को हमें काटना है। जो उसके सहयोगी है, उसका जो भी सिस्टम है, जो में लोग जुड़े हुए हैं, उनको हमें उनसे दूर करना। उसमें अर्थशास्त्र में कई प्रकार के 4 प्रकार के वर्ग बताया है। एक तो क्रुद्ध वर्ग, उनकी सिस्टम में देखो कि उनसे गुस्सा किन किन में है। कुछ लोग होंगे उनके पास के लोग जो उनसे गुस्से में, कुछ ऐसे लोग होंगे कि वहाँ कुछ घोटाला करके डर रहे हैं, ये भीत वर्ग है। कुछ ऐसे है मौका देख रहे घोटाला करने का, कोई कुछ मुझे माल मिल जाए तो अच्छा है, ये है लुब्ध वर्ग। लुब्ध वर्ग, भीत वर्ग, क्रुद्ध वर्ग और एक और कौन सा, इसी प्रकार जो है ना, एक और मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी उस कमजोरी को पकड़कर कंट्रोल कर सकते हो, उसको पहचानो
उसको कंट्रोल में लाने का प्रयास करें। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का क्या क्या। तीसरा मुद्दा, जो उसके स्थान को लेना चाहता है जी, उसे भी आप अवरुद्ध कहते हैं उसको, जो कि उसको हटा के उसके स्थान लेना चाहता है, वो भी एक आपका हाँ, वो भी यानी उसके अंदर वो कमजोरी है। तो इनको पहचानने के काफी लक्षण भी अर्थशास्त्र में बताए। जो कोई अपमानित किया गया हो, पता कैसे चले कि क्रोध में है, देखना किसी का अपमान हुआ है क्या इस बीच में, हाँ इसको तो साहब जी ने डांटा था सबके बीच में, इसका मतलब उसके अंदर गुस्सा होने की संभावना पूरी है। कोई ऐसा भी होगा जिसको साहब जी ने कहा था कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, पर हुआ नहीं, वो भी गुस्सा होने की पूरी संभावना। ऐसे लक्षण है, अनुभव से स्वयं भी आप कर सकते हैं, या अनुभवों का संकलन अपने अर्थशास्त्र में है, इनका उपयोग आप ले सकते हैं। तो उनको पहले पहचानो और उनको नियंत्रित करो, अपने पक्ष में ले लो। ये भेद है। दंड के अंदर हमें उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति लगती है। दंड पहले तो सीधा ही अपने डंडे से टोकते थे या युद्ध करते थे, अभी वो नहीं होगा। अभी व्यापारिक दंड, यानी व्यापार में जो आमना सामना है, लड़ाई है, वो हमें उनसे करना पड़ेगा। यदि भेद नहीं कर पाए, भेद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, उसमें बहुत सस्ते में हम अपना काम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने छिद्रों की रक्षा, अपने शत्रु के छिद्रों में प्रवेश करके उसको नियंत्रित करना। तो हमारी आय और हमारी संपत्ति, इस पर भी चर्चा है। हमारी आय जो है मुख्य रूप से अपने सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं यही होंगे। इसमें ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल कोई भी एक्सपोर्ट ना हो, हमारे पास से कोई रॉ मटेरियल ना जाए। गेहूं कभी भी हम ना बेचें, आटा बेचें, आटा को भी बचे, इससे भी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जो है, आटा से जो चीज़ बनेंगे वो बेचें। अपने जितने फूड इंडस्ट्री है वो सारे हमारे यहाँ से फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जाए, जिससे हम ज़्यादा कमा सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम पर बहुत कम ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाई इसमें नहीं है। कृषि को भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड रखें। अपने अनेक प्रकार के फाइबर हैं, जिससे आप अनेक प्रकार की वस्त्र और जूट, सन वगैरह जो है, इसमें इनकम ज़्यादा है। और प्रकार की जो है ना, जैसे मेडिसिनल है, सेंट है, ये देखना होगा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकते हैं वो करें। और अपने अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको डिप्लीट ना करते हुए अपनी कुशलता के द्वारा, यानी हाई क्या बोलते हैं, स्किल के द्वारा कुछ आर्टिफैक्ट जो होते हैं उस प्रकार की जो चीज़ बनावे, और कम एफर्ट, कम वस्तु और ज़्यादा आय, इस प्रकार के आय को अपना यानी प्राप्त करें। इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। साथ में दूसरी बात है संपत्ति की। संपत्ति कभी भी हम पैसे के रूप में ना रखें। पैसे के बाद मैंने कहा, जो जितना पैसे होल्ड करते हैं उतना वो लुटता जाता है। जैसे आप, मेरे पास 1 लाख रुपए बैंक में, सेविंग्स बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे इंटरेस्ट कितना % मिलेगा? कौन सा कोटक महिंद्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम बैंक है, 4% मिलेगा। और जो रिजर्व बैंक जो है, रेपो रेट कितना लेता है? 6% है, 6.25% शायद है, या 5.25, 6.25 रिवर्स रिपो होगा, रिपो 5.75 है, ऐसे ही कुछ है ना, 5.75 है रिपो रेट। रिपो रेट यानी रिजर्व बैंक यदि कोई पैसे हमें देता है बैंक को कर्जा, तो उससे 5.75% जो है टैग इंटरेस्ट देता है, इसको रेपो रेट कहते हैं। थोड़ा सा आप जाके विकिपीडिया या किसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये 3 शब्द ठीक से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR, ये बेसिक चीज़ है, इनको समझना चाहिए।
तो बैंक में हम पैसे रखेंगे, हम नुकसान में हैं। हमें सदा अपने पास जो संपत्ति इकट्ठा हुई है, चाहे अपने समाज में व्यक्ति का पर्सनल संपत्ति हो या समाज की सामूहिक संपत्ति हो, वो नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हो। गोल्ड में भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि गोल्ड हमारे किसी काम का नहीं। इस समय हम एक्सपेंशन स्टेज में हैं। शुरू में हमें स्थान बढ़ाना है, अपनी जमीन बढ़ाना है, व्यक्ति बढ़ाना है, क्योंकि जमीन ही सब रिसोर्सेज का आधार है। अपनी एरिया बढ़ाते जाओ और अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर आप खर्च करें। उसके बाद बचे वो बहुत आगे की बात है, तब आप हीरे सोने के रूप में पैसे रख सकते हैं। तो अपनी आय और संपत्ति इस प्रकार होनी चाहिए। अगर आप ऐसे कोई चाह रहे हो कि मौका देके तो मैं यही पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग SLR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे 5 मिनट या 10 मिनट नोट कर दो, तो उसकी पॉइंट से बता सकते हैं। ऐसा है, मेरा पूरा होने के बाद जो है ना, फिर आप बता देना। समझ में आएगा? अब एक है जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में षडंग एक प्रकरण है। अरे षाडगुण्य, षडंग नहीं, षाडगुण्य प्रकरण है। 6 गुणों का समन्वय, षड गुण जिसका भाव षाडगुण्य, जैसे समर्थ सामर्थ्य, उस प्रकार षड गुण षाडगुण्य। वो है संधि, विक्रम, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। आप लिख सकते हैं। संधि पहला है, विक्रम या विग्रह, विग्रह दूसरा है, तीसरा है यान, और चौथा है आसन, पांचवा है संश्रय, संश्रय, और छठा है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव। इन 6 के विषय में कौटिल्य अर्थशास्त्र में जब राजा लोग होते थे वो कैसे इसका प्रयोग करते थे वो बताया था। मैंने वर्तमान समय में इसका कैसे प्रयोग करना वो लिखने का प्रयास किया, पर अभी मैं केवल इन 6 पदार्थों का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो है संधि, जो हमारे शत्रु है, यदि वो हमसे समान बलवान हो या हमसे थोड़ा सा ज़्यादा बलवान हो, उनसे संधि कर लेनी चाहिए। उनसे झगड़ने में नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। उनसे कोई ना कोई समझौता कर लेना चाहिए। दूसरा है विग्रह, जो कोई हमसे बहुत कमज़ोर हो और हमारे समर्पण को स्वीकार नहीं करता हो, उससे लड़ो और उसको अपने अधीन कर दो। ये सारी बातें लड़ने में नहीं, आज अपने व्यापारिक लड़ाई है या अन्य प्रकार की लड़ाई है, उसमें लागू करना चाहिए। और तीसरा है, इसमें लड़ने का मतलब सीधा उस पर हमला करो की बात नहीं है, उसका विरोध करो। विग्रह का मतलब विरोध शुरू करो। विरोध करने के बाद भी 2 स्थितियां होती है। एक कि अभी समय अनुकूल नहीं है, वो कमजोर तो है पर समय अनुकूल नहीं है, तो बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। इसको कहते हैं आसन, बैठा रहना। यदि समय अपने अनुकूल है तो उस पर हमला करो। यह है यान, यान यानी यात्रा, उस पर चढ़ाई करनी। यदि हम बहुत कमजोर हैं, जैसे आज हम हैं, हमारे लिए है संश्रय, यानी उसकी शरण में रहना होगा, उसके विरोध नहीं करना। और आगे है द्वैधी भाव। किसी बलवान शत्रु के शरण में तो हो गए, पर उसका जो कोई शत्रु हो दूसरा, हमारा एक शत्रु है बलवान है, उसके शरण में तो हम चले गए, पर उस शत्रु का कोई दूसरा शत्रु बलवान है, तो पीछे पीछे से उससे मित्रता भी करनी। इन 6 का कैसे प्रयोग करना है बहुत लंबा विस्तार से चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है।
अभी मैं उनका करूँगा नहीं, समय बहुत कम बचा है, पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। साम आदि 4 उपाय है, साम, दान, भेद और दंड। जो कोई गलती करता है तुरंत उसको दंडित करने का विधान नहीं है। हमारा लक्ष्य व्यवस्था बना के रखना, शांति बना के रखना, उन्नति करना। इससे 4 उपाय बताया। सबसे पहला प्रयास विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो हमारा अपना है या हमारे रिश्तेदार है या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए सबसे पहले प्रयास साम से शुरू होगा। यानी उनको समझाओ, भाई उनको सम्मान भी दो। तुम तो इतना अच्छा व्यक्ति हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उससे बात नहीं बनती तो भेद दान, उनको कुछ सुविधा दो। चलो भाई तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा दिया, आज से झगड़ा मत करो। और तीसरा है भेद, फिर भी सीधा दंड नहीं देना है। वो जो उछल रहा है, जिस वो पंचतंत्र में वो चूहे की कहानी आपको याद हो, वो एक संत था, वो भिक्षा लाता था, ऊपर टांगता था छीका में। एक चूहा था जो उछलता था उसके ऊपर नीचे से। उसका एक मित्र आया, देखा बात कर रहा और उसका ध्यान चूहे पे। उसने डांटा कि तुम तो इतना नालायक हो कि मैं इतने दिन बाद आया हूँ, ध्यान मेरा की तरफ नहीं, तुम्हारा तो उस तरफ है। तो उसने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, चूहा है, सारा खा जाता है। तो बोला इतना ऊपर उछलता? हाँ उछलता है। उसने दिखाया भी कि वो उछलता है। तो उसके मित्र ने बोला ऐसा है, ये सामान्य बात नहीं है, कुछ ना कुछ विशेष है। यदि ये इतना ज़्यादा उछलता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बल है, इसके पास कुछ ना कुछ खजाना होगा। दोनों ने चूहे के पीछे किया, वो जिस बिल में घुस गया उसको पूरा खोदा तो नीचे बहुत खजाना निकला। चूहे का खजाना होगा खाने पीने के सामान, बहुत इकट्ठे थे। उन्होंने सारा साफ सफाई कर दी और अगले दिन वही छिंका। चूहा उछलने का कोशिश किया, उतना नहीं उछल पाया। तो जिसके पास बल है वही उछलता है। यदि कोई उछल रहा है आपके विपरीत तो उसकी बल काट देना, वो उछाल अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको दंडित करने की आवश्यकता नहीं है, या वही एक प्रकार से दंड है। इन सब से जब बात नहीं बनती तब जाके दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साम आदि 4 उपाय है। एक सूचना तंत्र अपनी बनानी चाहिए, जिसकी थोड़ी सी पहले चर्चा की थी। समाज में कहाँ क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना अपने लिए बहुत आवश्यक है नायक के लिए। इस जानकारी के बिना ना तो अपनी रक्षा कर पाएगा ना उसको फैला पाएगा। महाभारत अब देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी सूचनाएं थी, इतना डाटा था। जब युधिष्ठिर पूछता है कि अब राजसूय बंद करना तो होगा, पर इसके लिए पहले मैं ये पता करूं कि कहाँ कहाँ कौन कौन राजा है, किसका क्या सामर्थ्य है इत्यादि। इतना व्यापक रूप से, विस्तार रूप से भगवान श्री कृष्ण चर्चा, यानी सबके बारे में बताया। ये आवश्यक है नायक के लिए सबकी सूचना रखने के लिए। इसके लिए अपनी सूचना तंत्र बनाकर रखे, इसकी आवश्यकता है। ये कई प्रकार के इसमें रास्ते बताए हैं अर्थशास्त्र में। वो उस समय की व्यवस्था के अनुसार गुप्तचरों की अलग अलग व्यवस्था बताए। आज हम अलग प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है जैसे अपने शत्रु के पास कोई है जो हमारे हितैषी है, उनसे तो हमें सूचना मिल जाएगी निःशुल्क। हम भी किसी को प्यार कर सकते हैं, कहीं आजकल वो होता है, सब करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। अपने किसी व्यक्ति को नौकरी में लगाया, वो ज़्यादा योग्य है, कम पैसे ले रहे तो उसकी भरपूर्ति जो है ना आप भी दो। वहाँ से वो तनख्वाह ले रहा है 10,000, पर उनको 15,000 की आवश्यकता है तो 5 आप दो, सूचना आपको देता रहेगा। ये अर्थशास्त्र में जो व्यवस्थाएं है मैं बता रहा हूँ, और इसमें जो वर्तमान कानून के अनुकूल है वो करना, नहीं तो मत करना। जानकारी तो शत्रु की तो रखना ही है जी, मित्रों की भी जानकारी रखना अनिवार्य है। हाँ, अपने अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह आपको रखना ही है। इसके बिना हम नहीं हो सकते। तो इस प्रकार अनेक प्रक्रियाएं हैं जो आप जानते हैं वर्तमान व्यवस्था में, जिस प्रकार से अंदर की यानी किसी भी व्यक्ति संस्था के अंदर की बाहर की जानकारियां हमारे पास आनी चाहिए।
कि जो भी हमारा विरोध कर रहा है, जो हम विस्तार करना चाहते रास्ते में है, उनको कैसे टैकल करें वो हमें आना चाहिए। जो सूचनाएं आती है उन सूचनाओं के आधार पर अपने विस्तार, अपनी रक्षा के लिए हमें व्यवस्था, क्या हो रहा भैया, तो उनके आधार पर हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मंत्र। मंत्र के विषय में कुछ चर्चा मैंने की है। बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी किसी के सामने आती नहीं है, सब गुप्त है, सब स्ट्रैटेजी बना के ही काम करते। क्यों जी? जब वो होता है तब पता चलता है कि ये था इनका। ये सिनेमा भी बनाते हैं ना, स्टोरी लीक नहीं होने देते, ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना होगा, और वो स्ट्रैटेजी बनती है जो सूचनाएं आपके पास आई उनके आधार पर। तो ये स्ट्रैटेजी की बात है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। आपके गुप्तचर है, यही आपके एग्जीक्यूशन में भी काम आ सकते हैं। नहीं तो एग्जीक्यूशन टीम आपका पूरा फोर्स अलग होना चाहिए। इसमें नीति और रणनीति जी, ऐसी दो बातें होती है। नीति तो वो होती है जो सबके लिए खुली रहती है, जो मैंने पहले बताया सबको पता था। चले। हाँ, जो मैंने पहले रणनीति बताया, जो होती है वो स्ट्रेटेजी होती है। जो पहले बताया था ना, राजा को ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये सारी नीति है। अब जो बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, पर राजा कोई गलत, यानी उस प्रकार जब छल कपट अनिवार्य हो, राजा स्वयं नहीं करेगा। राजा सदा अपना प्रभाव, अपनी प्रामाणिकता बना के रखेगा। जहाँ इस प्रकार का काम है वो अपने गुप्तचर और लोगों से करवाए। रणनीति तो सदा दूसरों से करवाया जाता है, स्वयं नहीं करते। और नीति का काम स्वयं करेगा। तो ये है मोटा मोटी गुप्तचर और वो एग्जीक्यूशन व्यवस्था। और है एक अंतिम जो विशेष है, वर्तमान व्यवस्थाओं का प्रतिकार हमें कैसे करना चाहिए। अभी जो व्यवस्थाएं, जो शोषक है, जो सबको नुकसान दे रहे हैं, उनसे प्रतिकार करना है तो सबसे मूल बात जो है, जैसे मैंने बताया, दो बातें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जो जबरदस्ती सामान बेच रहा है, उस प्रक्रिया को रोकना है। और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी जो है, बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आपको लूट रहा है, इन दोनों को पहले अपने आंतरिक व्यवस्था से तो हटा दो। अपनी आंतरिक व्यवस्था में इन पैसों का प्रयोग ना हो, कुछ और रास्ता जो कानून के अनुकूल वो आपको लेना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज के द्वारा ही हो जाए। फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। यदि पैसे अनिवार्य है तो फिर कम से कम रखो। दूसरी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा होना चाहिए। यानी आप उसको खरीदे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर होल्ड, माइनिंग वगैरह जो सरकार लीज में भी देता हो, उस पर अपना होल्ड, अपना जितना बढ़ाते जावे उतना हम उन गलत व्यक्तियों की चुंगल से उनको बचा सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज पे होल्ड रखने का मतलब है, वो कहते हैं ना, जरू जमीन, क्या बोलते हो, हाँ नहीं, आगे वो है ना, किसके वो बस की है ना, जिसके हाथ में सामर्थ्य है ना, उसी के बस के। वो सामर्थ्य, शारीरिक क्षमता भी अपने अंदर होनी चाहिए। वो टीम आपको किसी को नुकसान नहीं करना है। पर जहाँ ये प्रॉपर्टी और जो नेचुरल रिसोर्स की बात आती है, वहाँ कुछ वो तत्व है जो होल्ड रखते हैं। ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो उनका सामना करना है तो हमारे पास भी वो होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप का डिफेंड कर सकें। इस दिशा में भी हमें कुछ देखना है। अनेक प्रकार की सिक्योरिटी कंपनियां हैं। अब आपको बता दो असली एक रहस्य, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कैसे अपना आधिपत्य जमाया था। ये तो व्यापारी थे, राजा तो नहीं थे ना। तो इनके पास सेना कैसे आई? व्यापारी लोग सेना रखते थे क्या? तो इनके पास सेना कैसे आई उसको समझना है पहले। व्यापारी लोग सेना रखते थे, पृथक सैनिक जो कहते थे ना, मर्सनरी, क्योंकि उनको अपना माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था और अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी सी
सैनिक या गार्ड्स रखने के लिए उनको अनुमति दिया जाता था। समझ में आया? थोड़ी सी सिक्योरिटी वो रखते थे। वो थोड़ी सी जो रखते थे ना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, वो इतना हो गया कि क्योंकि व्यापार भी बढ़ता गया, जगह जगह उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस है। जब आवश्यकता पड़ी सबको इकट्ठा कर दिया और प्यासी युद्ध कर दिया। उस समय भी बहुत छोटा सा था उनका, कितना 300 थे 500 थे 300 थे। आगे जाके फिर संख्या बढ़ती गई। सिक्योरिटी आप भी रख सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी सभी बड़ी संस्थाएं रखती हैं, आप भी रख सकते हैं। उसमें कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाओं का पालन करो। कम से कम हम पर कोई हमला ना करे। किसी पर हमला हमें करना नहीं है, क्योंकि किसी पर हमला करके हम अपने साथ किसी भी प्रकार का काम सिद्ध नहीं कर सकते, पर अपनी रक्षा हमें करनी है। ये करते हुए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस इतना बढ़ाते जाना है, एक स्थिति आएगी कि हमारा सामर्थ्य पर्याप्त होगा। उसके बाद व्यापार की सारी नीतियाँ, विशेषकर अब वेपन्स इंडस्ट्री भी ओपन हो गया है, वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सारे बड़े बड़े कंपनी आप देखो, इराक से युद्ध जो हुआ था, लीबिया से जो युद्ध हुआ था, लीबिया में गद्दाफी को जो हटाया था, इसके पीछे एक ही कारण था, इन्होंने डॉलर को मना कर दिया। अब देखें, इंडिया यदि श्रीलंका से व्यापार करता है, भारत का एक व्यापारी श्रीलंका के एक व्यापारी से व्यापार करता है, तो बिजनेस होता है डॉलर से। इसका क्या मतलब है, आज तक मेरे समझ में तो नहीं आया। या तो भाई आप इंडियन रुपी से करो या श्रीलंकन का जो करेंसी उससे करो, पर कोई भी व्यापार करते हैं तो डॉलर से करते हैं। इस ऑर्डर को दो व्यक्तियों ने डिफे किया था, एक था सद्दाम हुसैन और एक था गद्दाफी। सद्दाम हुसैन ने कहा था तुम डॉलर देना चाहे तो डॉलर दे दो, तो अपनी करेंसी देना चाहे तो अपनी करेंसी दो, या दूसरा देना चाहे तो दूसरा, जो भी करेंसी दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे मालिक को पसंद नहीं आया, मालिक को गुस्सा आया और मालिक ने उसको दूर किया। और गद्दाफी ने एक कदम आगे बढ़ा, उसने बोला डॉलर को छोड़कर कोई भी करेंसी दो, मुझे एक्सेप्टेबल है, और कोई कारण नहीं है वह हमला करने का, सिर्फ यही कारण है। तो इनका ऑर्डर का आप सामना करेंगे और इनके ऑर्डर को आप डिफाई करेंगे तो आपकी भी यही हाल होनी है। इसीलिए मैंने जो संकेत किया था, हमें कहीं भी एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आना नहीं है, और जहाँ एक शक्ति बनती है वह तामसिकता राजसिकता आती है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। हमें एक विचार और एक जीवन शैली अपनाना है। एक एक व्यक्ति के अंदर यह बात होनी चाहिए कि मुझे इन दोनों के विपरीत अपने जीवन को बनाना है। एक शब्द है ग्राम के लिए, चाणक्य ने गांव के गुणों के लिए जो बताया है, वो एक शब्द है शत्रुद्वेषी। प्रजा शत्रुद्वेषी हो यह आवश्यक है। आपके समाज के बच्चा एक करेंसी और इस मार्केटिंग जो सिस्टम है इसका विरोध करे, इस प्रकार के संस्कार दो कि कोई एक व्यक्ति इस सिस्टम का कोई नेता को उन्होंने हटा भी दिया तो दूसरा नेता अपने आप खड़ा हो जाए। पता चले ही नहीं कि इसका सेंटर कहाँ है। जिस दिन पता चला, क्योंकि वर्तमान सिस्टम का सेंटर कहाँ है, कोई रॉकफेलर कहते, कोई रॉथशिल्ड कहते, कोई मॉर्गन कहते, कोई इल्यूमिनाटी एक संस्था कहते हैं, पर एग्जैक्ट लोकेशन, रॉथशिल्ड भी एक व्यक्ति का नाम है, पूरा परिवार का नाम है। सैकड़ों व्यक्ति है, सैकड़ों रॉथशिल्ड है, सैकड़ों रॉकफेलर है, और इनमें से मुखिया कौन है नहीं पता किसी को। एक को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं इसी आधार पे कर रहे हैं, और हमें भी वही आधार को लेकर चलना होगा। तो मैंने बहुत मोटी कुछ दिशा निर्देश संबंधी मैंने बातें स्ट्रैटेजी की जो अर्थशास्त्र में जो है उनको रखा है। अर्थशास्त्र को केवल टच किया है इसमें, अर्थशास्त्र इससे बहुत विस्तृत है। कोई अध्ययन करके उस प्रकार स्ट्रैटेजी बना के निश्चित रूप से इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।